ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 28। अभी तक आपने सुना युधिष्ठिर का युवराज बनने से धृतराष्ट्र को बहुत चिंता होती है। अब कथा आगे। आज की कथा होगी पांडवों को वर्णावत जाने की आज्ञा देना। आइए प्रभु जी कथा को प्रारंभ करते हैं। आज माता रानी का 9वां दिन है। एक जोरदार जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन ने देखा कि भीष्मसेन की शक्ति असीम है और अर्जुन का अस्त्र ज्ञान तथा अभ्यास विलक्षण है। उसका कलेजा जलने लगा। उसने कर्ण और शकुनी से मिलकर पांडवों को मारने की बहुत उपाय किए, परंतु पांडव सबसे बचते गए। विदुर की सलाह से उन्होंने यह बात किसी से नहीं बताई। नागरिक और पुरवासी पांडवों के गुण देखकर भरी सभा में उनके गुणों का बखान करने लगे। वे जहां कहीं भी चबूतरे पर बैठते, सभा करते, वहीं इस बात पर जोर डालते कि पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को ही राज्य मिलना चाहिए। इसलिए हमें उचित है कि सत्य और करुणा के पक्षपाती पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को ही राजा बनावे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके राजा होने से भीष्म और धृतराष्ट्र आदि को भी कोई असुविधा नहीं होगी। प्रजा की यह बात सुनकर दुर्योधन जल भूनकर धृतराष्ट्र के पास गया और उनसे कहने लगा, पिताजी, लोगों के मुंह से बड़ी बुरी सुनने को मिल रही है। वे भीष्म को और आपको हटाकर पांडवों को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म को तो इसमें कोई आपत्ति है नहीं, परंतु हम लोगों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। पहले ही भूल हो गई, पांडवों ने राज्य स्वीकार कर लिया और आपने अपनी अंधता के कारण मिलता हुआ राज्य भी अस्वीकार कर दिया। यदि युधिष्ठिर को राज्य मिल गया तो फिर उन्हीं का वंश परंपरा आगे चलेगा और हमें कोई नहीं पूछेगा। यदि पहले ही आपने राज्य ले लिया होता तो कहने की कोई बात नहीं होती। अब क्या किया जाए? धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की बात और कनिक की नीति सुनकर दुविधा में पड़ गए। दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ विचार करके धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, आप कोई सुंदर सी युक्ति सोचकर पांडवों को यहां से वर्णावत भेज दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे भाई पांडु बड़े धर्मात्मा थे। उनके सभी के साथ और विशेष रूप से मेरे साथ उनका व्यवहार बहुत ही उत्तम था। उसका पुत्र युधिष्ठिर भी वैसा ही धर्मात्मा है, गुणवान और यशस्वी है। उनके वंश के अनुरूप ही है। हम लोग बलपूर्वक उसे वंश परंपरागत राज्य से कैसे हटा सकते हैं? विशेष करके जब उनके सहायक भी बहुत बड़े बड़े हैं। पांडु ने मंत्री, सेना और उनकी वंश परंपरा का बहुत ही ख्याल रखा है। सारे नागरिक युधिष्ठिर से संतुष्ट हैं। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, इस भावी आपत्ति के विषय में मैंने पहले ही सोचकर अर्थ और सम्मान के द्वारा प्रजा को प्रसन्न कर लिया है। वह प्रधानतया हमारी सहायता करेंगी। खजाना और मंत्री मेरे अधीन हैं ही। इस समय यदि आप नम्रता के साथ पांडवों को वर्णावत भेज दें तो राज्य पर मैं पूरी तरह कब्जा कर लूंगा और उसके बाद वो आ भी जाए कोई आपत्ति नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी यही चाहता हूं, परंतु यह पापपूर्ण बात उनसे कहूं कैसे? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर की इसमें कोई सम्मति नहीं है। उनका तो कौरव और पांडवों पर समान प्रेम है। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, भीष्म तो मध्यस्थ हैं, अश्वत्थामा मेरे पक्ष में है, इसीलिए द्रोण उनके विरुद्ध जा ही नहीं सकते। कृपाचार्य अपनी बहन, बहनोई और भांजे को कैसे छोड़ेंगे? रह गई बात विदुर की, तो वह छिपे छिपे पांडवों से मिले हैं, पर अकेले वो क्या कर सकते हैं? इसलिए आप बिना शंका संदेह के कुंती और पांडवों को वर्णावत भेज दीजिए, तभी मेरी जलन मिटेगी। यह कहकर दुर्योधन तो प्रजा को प्रसन्न करने में लग गया और धृतराष्ट्र ने कुछ ऐसे चतुर मंत्रियों को नियुक्त किया जो वर्णावत की प्रशंसा करके पांडवों को वहां जाने के लिए उकसावे। वर्णावत नगर की बहुत प्रशंसा सुनकर पांडवों का मन कुछ कुछ वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया। अवसर देखकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्यारे पुत्रों, तुम लोग वहां जाना चाहते हो तो जाओ, आजकल वहां मेले की बड़ी धूम है। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की चाल को तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा,
आपकी जैसी आज्ञा, हमें इसमें क्या आपत्ति है। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और वर्णावत जाने के लिए अपनी सहमति दे दी। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवायात्रा दर्शन को यूं ही अपना प्यार देते रहिए। शीघ्र मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।